अरे माँ, इतनी गर्मी में आप बरामदे में क्यों बैठी हैं और घर का दरवाजा क्यों बंद है? अच्छा, तो मेरी राह देख रही थी, पर इसके लिए घर के बाहर बैठने की क्या जरूरत? और ये क्या, आपके आंखों से आंसू टपक रहा है? इसका मतलब जरूर कुछ हुआ है। आप मेरे साथ अंदर चलिए। मेरे रहते देखती हूँ आपके साथ कौन गलत कर सकता है। इस घर से विदा हुई थी, माँ बाप को छोड़कर नहीं गई हूँ। भाभी, ओ भाभी, कहाँ हैं आप? इतना कहते हुए कविता अपनी माँ को लेकर घर के अंदर प्रवेश की। तभी अंदर से कविता की भाभी अंजू तमतमाते हुए बाहर निकली और बोली, लो आ गई। एक परेशानी क्या कम थी, जो ननंद भी आ गई। अरे, माँ बाप के अपने रहने खाने का ठिकाना नहीं और हर 6 महीने में ये उनका हालचाल पूछने चली आती हैं। आइए आइए ननंद रानी, आपकी ही कमी थी। और ये क्या, गुस्से से लाल पीली क्यों हो रही हैं? कविता बोली, भाभी आप भूल रही हैं, ये सिर्फ मेरा मायका नहीं बल्कि मेरी जन्मभूमि है। आपका जितना अधिकार इस घर पर है, मेरा भी उतना ही अधिकार है। फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह के व्यवहार करने की? अगर आपके माँ बाप के साथ कोई ऐसा व्यवहार करे तो आपको कैसा लगेगा? अंजू बोली, हमने कौन सा इन्हें घर से बाहर निकाल दिया, बस इतना ही तो कहा है कि थोड़ी देर बाहर बैठी रहो, तब तक कमरे की साफ सफाई करती हूँ। वो क्या है ना, मैं बड़े कमरे में शिफ्ट हो रही हूँ और मम्मी जी दूसरे कमरे में जा रही हैं, तो इन्हें परेशानी ना हो इसलिए बाहर बैठने के लिए कहा था। कविता बोली, मैं सब समझती हूँ, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, आप बात को घुमाया मत कीजिए। माँ अपनी बेटी से बोली, बेटा कविता क्यों बात को बढ़ा रही हो? तुम तो चली जाओगी, बाद में मुझे ही सब देखना होगा। क्यों मेरे लिए मायके से अपने रिश्ते को खराब कर रही हो? इतना कहते हुए वहां विमला जी फुट फुट कर रोने लगी। अभी पिछले साल विमला जी के बेटे सौरभ और अंजू की शादी हुई थी। साल भर में ही सौरभ को अपना कमरा छोटा लगने लगा और माँ बाप का कमरा बड़ा लगने लगा। विमला जी ने उस दिन को याद किया जब सौरभ पिता से घुमा फिरा कर अपने कमरे की बात कहने आया था। पापा, आपका कमरा इतना बड़ा है कि माँ से उतनी साफ सफाई भी नहीं हो पाती है। देखिए उस कमरे की हालत कितना गंदा हो गया है। ऐसे भी आपके कमरे में बस एक अलमारी है और एक पलंग रखी हुई है, जबकि मेरा कमरा बहुत छोटा है और अंजू के मायके से इतना सामान आया है कि उस कमरे में नहीं आ रहा है। अब बुरा ना माने तो मैं सोच रहा था क्यों ना हम कमरों की अदला बदली कर ले। और फिर पापा तो पंखे में सोते हैं, हम इस कमरे में एसी लगाने की सोच रहे हैं। किशोर बाबू बोले, बेटा सौरभ, जिस कमरे में तुम्हारी माँ इतने सालों से रह रही है, अचानक तुम्हारी शादी के बाद तुम्हें वो कमरा गंदा लगने लगा? आज तक तो तुम उस कमरे में पंखे में ही सोते थे, फालतू में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? शादी के बाद बेटा बदल जाता है, ऐसा मैंने लोगों को कहते सुना था, लेकिन आज तुमने साबित भी कर दिया। विमला जी वही बैठी कविता से फोन पर बात कर रही थी। उसकी बात को टालकर फिर फोन रखकर वो बोली, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हो सकता है उसे उस कमरे में दिक्कत हो रही होगी। बेटा, तुम्हारे पापा के कहने का वो मतलब नहीं है। ठीक है बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारे कमरे में शिफ्ट हो जाऊंगी। ऐसे भी एसी की हवा बुढ़ापे की हड्डी के लिए सही नहीं है। ऐसा करो, बहू को कहो अपना सारा सामान इसमें रखवा ले। सौरभ बोला, माँ आप भी हद करती है, वो अकेली ये सब कैसे कर पाएगी? मैं कल 2 मजदूर भेज दूंगा। पहले तो उस कमरे की रंगाई पुताई करवाऊंगा, साफ सफाई हो जाएगी, फिर मैं अपना सारा सामान उस कमरे में लाऊंगा। समझने की कोशिश कीजिए, नई नई बीवी है, उसके लिए इतना तो करना बनता है। पापा, बुढ़ापे में भी आपके बारे में मैं इतना सोचते हैं, तो अपनी पत्नी के लिए इतना भी नहीं करूं? तब तक आप अपना सारा सामान स्टोर रूम में रखवा लीजिए और गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाइए। कम से कम 1 हफ्ते का समय तो लग ही जाएगा। इतना कहकर सौरभ वहां से चला गया। किशोर बाबू बोले, देखा विमला, जिस बेटे से तुम इतना प्यार करती हो, क्या समय पर वो तुम्हारे लिए करेगा? मुझे नहीं लगता है। अपना कमरा उसे देकर तुमने ठीक नहीं किया। कहीं अफवाह सच तो नहीं साबित हो जाएगी कि पत्नी के आते ही माँ बाप बेटे के लिए बोझ बन जाते हैं? क्योंकि आज पत्नी के लिए ये हमारा कमरा खाली करने को कह रहा है, ऐसा ना हो एक दिन ससुराल वालों के लिए घर खाली करने को कहे। इसे हमसे ज्यादा अपने ससुराल वालों से प्रेम है, वरना देखती नहीं हो उन लोगों से हर रोज बात करता है और अपनी बहन का हाल चाल तक नहीं पूछता है। विमला जी बोली, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भविष्य की बातें आपको अभी से कैसे पता हो सकता है? उस कमरे में उसे दिक्कत हो रही होगी और वो आपसे कह नहीं पा रहा है। हमने तो अपनी जिंदगी जी ली,
अब छोटे से कमरे में आपके साथ मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी हमारा काम पंखे या कूलर से चल जाता है। किशोर बाबू बोले, विमला, मैं तुम्हारी हर बात से सहमत हूँ, पर ये भी तो देखो, ये अपने सुख के लिए तुम्हारी तकलीफ भी नहीं देख पा रहा है। माँ की ममता अंधी होती है, ये बात तो मैंने सुना ही है, क्योंकि जिस बेटे के लिए माँ धूप छाव सब बर्दाश्त करती आई, आज उसी माँ को वो पुराने कमरे में रहने को बोल गया। तब तुम कहती इसमें कोई बात नहीं है। विमला जी बोली, चलिए छोड़िए ना इन बातों को, आइए थोड़ी थोड़ी चाय पीते हैं, कहकर बात को टालने की कोशिश की। एक दिन अंजू सौरभ से बोली, एक कमरे में आपके मम्मी पापा रहेंगे, एक कमरे में हम लोग रहेंगे। अगर कल को मेरे माता पिता यहाँ आते हैं तो वो किस कमरे में रहेंगे? मैं आपके माता पिता के साथ एडजस्ट कर रही हूँ, तो क्या आप मेरे माँ बाप के साथ रहने की व्यवस्था नहीं कर सकते? पत्नी की बातों को सुनकर सौरभ बोला, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अंजू बोली, आपके बाबूजी कब काम आएंगे? लोगों को उतनी तनख्वाह नहीं मिलती जितनी उन्हें पेंशन मिलती है, थोड़े पैसे उनसे निकलवाओ। पत्नी की बात सुनकर सौरभ अपने पिताजी किशोर बाबू के पास पहुंच गया। पापा, मैं सोच रहा था गेस्ट रूम को भी नया जैसा कर दूं। मेरे ससुराल वाले यहाँ आते जाते रहेंगे तो उसकी भी जरूरत पड़ेगी, फिर एक साथ दोनों काम हो जाएगा। अभी मेरा हाथ तो बहुत टाइट चल रहा है। मैं सोच रहा था आपके पेंशन के पैसे तो धरे के धरे रह जाते हैं, तो क्यों ना आप ये रंगाई पुताई का खर्चा देख लीजिए। ऐसा कहकर सौरभ वहां से चला जाता है। सौरभ के जाते ही किशोर बाबू अपनी पत्नी से गुस्से में बोले, देखा अपने बेटे को, ये क्या कह रहा है? विमला जी उनको समझा बुझाकर शांत किया, पर उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये बात खटक रही थी। और 2 दिन बाद कमरे की रंगाई पुताई शुरू हो गई, तो माता पिता को अपना रूम ना देकर गेस्ट रूम में रहने को कहा। विमला जी को अस्थमा की प्रॉब्लम थी और गेस्ट रूम बहुत दिनों से बंद था, जिसके कारण चारों तरफ से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। बेटे को ससुराल वालों के चक्कर में अपनी माँ का कष्ट नहीं नजर आ रहा था। बातों बातों में विमला जी ने कविता को सारी बात बताई। कविता ने कहा, जब तक वह काम चल रहा है आप मेरे पास आ जाइए। कविता के साथ ससुर उसके साथ रहते थे, जिसके कारण विमला जी उसके घर भी नहीं जाना चाहती थी। किशोर बाबू बोले, विमला, जिस बेटे के लिए तुम अपना सब कुछ सुख छोड़ रही हो, उसे तुम्हारा कष्ट नहीं दिख रहा है। इससे अच्छा है तो हम कविता के पास चले जाते, पर तुम हो कि वहां जाने के लिए भी तैयार नहीं हो। इतना क्यों सबके बारे में सोचती हो? अंजू ने दोनों दंपति की बातें सुनी और गुस्से में बोली, पापा जी सही कहते थे, आप अपने बेटे को अपनी मर्जी से कुछ करने ही नहीं देते। आपका बेटा अगर आप लोगों पर खर्च करे तो बहुत अच्छा, वही अगर मुझ पर या मेरे मायको वालों के लिए कुछ करे तो आप लोगों को इतना बड़ा बुरा क्यों लगता है? किशोर बाबू बोले, बहू, ये तो पहली बार देख रहा हूँ कि बेटा माँ बाप को छोड़कर सास ससुर के आने जाने की चिंता कर रहा है, और मैं सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करता। अगर तुम्हारा पति अपने शौक मौज के लिए कुछ पैसे खर्च करना चाहता है तो बेझिझक करे, मैं उसे कभी हिसाब मांगने नहीं जाऊंगा, पर मैं अपने पैसे यूं ही खर्च नहीं कर सकता क्योंकि मैं कमाता नहीं हूँ। इन सब बातों की चर्चा अपने पति से करो तो बेहतर होगा। इस विषय पे मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता। इतना कहकर किशोर बाबू घर से बाहर चले गए। वक्त बीत रहा था। अंजू घूमती फिरती विमला जी को बेटे से अलग करने की बात सोचती रहती थी, जिससे एक माँ का कलेजा कांप जाता था। करीब 2 हफ्ते बाद विमला जी और किशोर बाबू के बार बार कहने पर थोड़ी सी साफ सफाई हुई और वो दोनों गेस्ट रूम में फिर से शिफ्ट हो गए। अब उन्हें उसी कमरे में अच्छा लगने लगा। एक रोज दोनों दंपति हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे और टीवी देख रहे थे, तो अंजू विमला जी को बोली, मम्मी जी, क्या पापा जी के साथ कमरे में बैठ सकती हैं? मेरे कॉलेज के कुछ दोस्त आ रहे हैं। विमला जी किशोर बाबू को बोली, चलिए कमरे में चलते हैं, वही चाय पियेंगे। किशोर बाबू ने शक की नजर से विमला की डोर देखा तो वो बोली, अरे बहू के कॉलेज के कुछ दोस्त आने वाले हैं, उनके सामने हम लोग बैठकर क्या करेंगे, तो चलिए ना हम लोग कमरे में बैठते हैं। इतना कहकर वो उन्हें लेकर चली गई। कई घंटों तक घर में शोर शराबा होता रहा। दोनों वृद्ध दंपति को परेशानी तो हो रही थी, पर उन्होंने नजरअंदाज किया। काम वाली सब कुछ बनाकर अपने समय पर वापस चली गई। अंजू ने बहुत कहा पर वो नहीं रुकी और चली गई। अंजू विमला जी के पास गई और बोली, मम्मी जी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? किशोर बाबू
इशारों में विमला जी को मना करते रहे, पर विमला जी बहू की मदद करने के लिए चली गई। अंजू बोली, मम्मी जी क्या आप इन सब के लिए चाय कॉफी बना दीजिए, और हाँ कुछ बर्फ के टुकड़े भी लाकर रख दीजिएगा। अब हर कोई हमारी तरह चाय कॉफी तो पीता नहीं है, इनके साथ किसी न किसी को तो बैठना ही होगा, तो मैं बैठ जाती हूँ। विमला जी चाय बनाकर लाई तो अंजू की एक सहेली बोली, पुष्पा तुमने अपने पति को तो अपने रंग में रंग लिया, पर इस घर को और घर वालों को भी अपडेट कर दी हो। अब जाकर ये लोग तुम्हारे स्टैंडर्ड के लगते हैं। इतना कहकर वो सब हंसने लगे, उनके साथ अंजू भी हंस रही थी। ये बात विमला जी को अच्छी नहीं लगी। अंजू के एक दोस्त ने कहा, हे ओल्ड वुमेन, जरा वो बोतल और बर्फ तो पास करो। विमला जी अपनी बहू का मुंह देखने लगी तो अंजू बोली, दे दीजिए बोतल और जाइए यहाँ से। धीरे धीरे समय बीतने लगा। करीब 2 साल हो गए। एक रोज दोनों बेटे के बचपन के दिनों की बातें करके मुस्कुरा रहे थे। कभी सौरभ आया और बोला, पापा आपसे एक काम था, अगर आप बुरा ना माने तो कहूँ। किशोर जी बोले, बोलो बेटा, मैं बुरा मानकर भी क्या कर सकता हूँ, और अपने पिता से कहने में क्या संकोच, जो कहना है खुलकर कहो। वो बोला, अंजू के भाई की शादी तय हो गई है, लड़की इसी शहर की है। विमला जी खुश होकर बोली, अच्छा, बहू ने नहीं बताया। अंजू बोली, मम्मी जी कहाँ ध्यान रहता है, पूरे दिन तो आपकी सेवा में लगी रहती हूँ, फिर मैंने सोचा था सब तय हो जाए तो आपकी खुशखबरी दे दूंगी। सौरभ बोला, माँ लड़की वाले इसी शहर से शादी करना चाहते हैं, तो मैं सोच रहा था क्यों ना आप लोग 15 दिन के लिए कविता के घर क्यों नहीं चले जाते। किशोर बाबू गुस्से में खड़े हो गए और बोले, 15 दिन के लिए हम हमारा घर छोड़कर क्यों अपनी बेटी के लिए घर चले जाएं? अगर व्यवस्था ही करनी है तो बहू के रिश्तेदारों के रहने की व्यवस्था 15 दिन के लिए किसी होटल में कर दो, हम अपना घर छोड़कर कहीं और क्यों जाएंगे। सौरभ बोला, पापा आप तो बच्चों की तरह बातें करते हैं, आपको क्या लगता है इतना पैसा लगाकर घर की पेंटिंग क्या आप लोगों के रहने के लिए मैंने करवाई थी? मेरे ससुराल वाले क्यों कहीं और जाकर रहेंगे जब मेरा खुद का यहाँ इतना बड़ा घर है। अंजू बोली, सुनो जी, मैं ना कहती थी, जिस माँ बाप के आप दिन रात गुणगान गाते रहते हो वह आपकी बात कभी नहीं सुनेंगे। मैंने कहा था हम कहीं और रह लेते हैं, पर आपने कहा नहीं, अपने माँ बाप से अलग होकर नहीं रहना चाहता मैं। देख लिया मम्मी जी, बेटा है जो आप लोगों से अलग नहीं होना चाहता, और एक आप लोग हैं कि बेटे की छोटी सी खुशी भी पूरी नहीं कर पाती हैं। क्या फायदा होता अगर मैं पहले कुछ बता भी देती, होता तो वही जो पापा जी चाहते हैं। सौरभ बोला, ठीक है, अगर आप कविता के घर नहीं जाना चाहते तो चाचा जी के पास 15 दिन के लिए चले जाइए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। अब बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। पापा मेरे लिए आप दोनों को इतना तो करना ही होगा। इतना कहकर सौरभ और अंजू वहां से चले गए। विमला जी की आंखें भर आई तो किशोर बाबू बोले, देख लिया, साल नहीं लगा कि पत्नी के लिए कमरा खाली करवाया, आज अपने ससुराल वालों के लिए हमसे गेस्ट रूम से भी बाहर निकाल रहा है, और वो दिन दूर नहीं जब हमें यहाँ अपने ही घर से बाहर करने के लिए रास्ता दिखाएगा। विमला जी, हमारा बेटा दूसरों के लिए पल पल हमें खुद से पराया कर रहा है, बस यही दिन देखना बच गया था, पर मैं भी उसका बाप हूँ, जब तक उसे सही रास्ते पर नहीं लाऊंगा चैन से नहीं बैठूंगा। उसी रात किशोर बाबू विमला जी को लेकर अपनी बेटी के घर चले गए और दामाद को उन्होंने सारी बात बताई। उसी शहर में किशोर बाबू के भाई भी रहते थे, वहां आ गए। फिर दामाद और दोनों भाई मिलकर एक वकील के पास गए और उससे सलाह मशवरा किया। करीब 15 दिन बाद कौशल बाबू घर आए और बोले, मैं समाज के सामने अपने खानदान का नाम खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए चला गया। कभी तुम्हारी पत्नी ने अपने मित्रों के लिए, कभी तुमने अपने ससुराल वालों के लिए हमें पल पल पराया किया, और कल तक बस यह सुनता था कि बेटा शादी करके बदल जाता है, पर उसे तुमने सत्य साबित किया। हम तुम्हारी परवाह करते हैं, इसलिए कह रहे हैं, घर के अगले हिस्से में हम रहेंगे और पिछले हिस्से में तुम रहोगे। पीछे के रास्तों को तुम इस्तेमाल करोगे और अपना खर्चा पानी खुद उठाओगे। सौरभ बोला, मैं सब जानता हूँ, ये सब बातें आपको जीजा जी और चाचा जी ने सिखाई है। जीजा जी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, और चाचा जी आप भी कुछ नहीं कह रहे हैं। दामाद बोला, साले साहब, आपने रास्ते में काट तो उन्हें खुद ही बिछाए हैं। जब आप रिश्तों की मर्यादा रखेंगे तो ये तो आपके पिता हैं। चाचा बोले, जब तुमने अपने माँ बाप के साथ पराया जैसा व्यवहार किया तब क्या मुझसे पूछा जो अब बोल रहे हो। कविता आगे बढ़कर बोली, भाई
तुमने तो हमें खुद से अलग कर दिया था। ये तो हमारे माँ बाप हैं जो तुम्हें खुद से अलग भी नहीं कर रहे हैं। तुम्हें माँ से अलग करने के डर का फायदा तुम्हारी पत्नी ने बहुत उठाया, पर अब नहीं। जब तुम दूसरों के लिए हमें पराया कर सकते हो तो क्या हम तुम्हें खुद से थोड़ा दूर नहीं कर सकते? अंजू ने कहा, देखा, मैं ना कहती थी कि आपकी बहन अपने फायदे के लिए हमारा नुकसान करवा कर रहेगी। सौरभ ने घूरती हुई नजरों से अंजू को देखा और बोला, ये सब इसने नहीं बल्कि तुम्हारी लालच ने किया है। अब जो भी आगे होगा उसे भुगतने के लिए तैयार रहो। विमला जी बेटे से बोली, बेटा छोड़ो, इन बातों में क्या रखा है। बस हम इतना चाहते हैं कि हम तुम्हें 2 दिन का वक्त दे रहे हैं, अपना सारा सामान लेकर दूसरे हिस्से में शिफ्ट हो जाओ। इतना कहकर विमला जी कमरे में चली गई। कुछ ही दिनों में एक घर जो पूरे परिवार से भरा था उसके 2 हिस्से में बढ़ गया। अब सौरभ को अपने हिस्से की बिजली का बिल, पानी और काम वाली ऐसे अन्य खर्चे को खुद उठाना पड़ता था, तो उसकी हालत खराब होने लगी। अंजू ने जब अपने माँ बाप की मदद से उम्मीद लगाई तो उन्होंने भी अपना हाथ पीछे कर लिया। उस रोज सौरभ को एहसास हुआ कि जिनके लिए उसने अपने माँ बाप को पराया किया वो तो उनके अपने कभी थे ही नहीं। समय बीता, दोनों ने उनसे माफी मांगी। किशोर बाबू बोले, बेटा आखिरकार आगे चलकर सब तुम्हारा ही होगा, परंतु जो गलती मैंने सुधारी है उसे दोहराना नहीं चाहता। हमें तुमसे अब कोई शिकायत नहीं, तो जो जैसे चल रहा है चलने दो। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ये कहावत तो तुमने सुनी ही होगी। आखिरकार सौरभ और अंजू को खाली हाथ लौटना पड़ा और अपने किए पर पछताने के सिवा और कुछ ना हो सका। किशोर बाबू और विमला जी अपने घर में रहते थे। बेटी भी माता पिता से मिलने समय समय निकाल कर आती थी। अंजू, जो आज तक उन्हें इज्जत ना दे पाई और अपने कर्मों की वजह से अपने रिश्तेदारों और सास ससुर के सामने सर झुकाए रहती थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।